मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 5 राज्यों की ओर से प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और देखिए, बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों की ओर से 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी ओर से प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आज होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी इस तरह की जो बैठक है समय समय पर करती रहती है, लेकिन आज की बैठक का कोर एजेंडा क्या है, क्या ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं, राज्यों के विकास पर भी चर्चा की जाएगी। और देखिए, जब 5 राज्यों की ओर से प्रेजेंटेशन दी जाने वाली है तो उसको लेकर भी बातचीत होगी कि आखिर राज्यों में विकास किस गति से चल रहा है, किस रफ्तार से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं धरातल पर आम जनता के लिए वो कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये भी बड़ी बात है। तो देखिए, इसी लिहाज से आज ये बैठक बुलाई गई है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और दिल्ली में बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी ओर से प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में दिया जाएगा। 5 राज्य बताए जा रहे हैं करीब जिनकी ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी को देश और दुनिया की ओर से बधाइयां मिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कीर्तिमान रच दिया है। शायद ही भारत की राजनीति में ऐसा दोबारा हो। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन आज पूरे कर लिए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में पिछले 12 सालों के दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछले 12 सालों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों में सराहनीय काम हुए हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को इन उपलब्धियों से अवगत कराया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये 12 वर्ष सेवा, सुशासन और जन कल्याण के रहे हैं, जिन्होंने नए भारत के आत्मविश्वास और विकास को पहचान दी है। देखने तो दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है। जो आपको बता दें कि तेज बारिश और आंधी देखने को मिली। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। 11 जून को यानी कि कल बारिश की संभावना आईएमडी की ओर से जताई गई है। 13 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बदले हुए मौसम का मिजाज को लेकर अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक 11 जून यानी कि कल और 13 जून तक बारिश की संभावना है। यानी कि चिलचिलाती गर्मी से आपको राहत मिलने वाली है। मौसम सुहाना दिल्ली एनसीआर का होने वाला है। कल बीती रात हमने देखा कि किस तरह से अचानक से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला। तेज हवाएं चली और तेज हवाओं के साथ लोगों को जो बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिली है। और ऐसा ही मौसम अगले आने वाले 2 से 3 दिन तक रहने वाला है। 13 जून तक इसी तरह मौसम सुहाना रहेगा।
देखिए दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है और ये राहत अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बरकरार रहने वाली है। आईएमडी ने मौसम जो अलर्ट है वो जारी किया है। तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 11 जून से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 13 जून तक बारिश की संभावना जताई गई। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। 3 दिन में गर्मी का दौर खत्म होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का दौर जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने राहत भरे पूर्वानुमान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना है। आज और कल 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 13 जून तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आज आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। इस बारिश से दिल्ली में गर्मी का दौर खत्म हो सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। ओजोन की 91 कॉलोनियों को बड़ी राहत मिली है। पुराने निर्माण पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। ये फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। 15 लाख लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए निर्माण पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। लोगों में भ्रम की जो स्थिति है उसे दूर करना होगा। सांसदों और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है। अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्त कदमों पर चर्चा की गई है। यमुना फ्लड प्लेन में नए निर्माण पर निगरानी बढ़ेगी। पुराने मकानों पर कार्रवाई होगी। ओजोन के निवासियों को ये बड़ी राहत मिली है। डीसीपी हेडक्वार्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ओजोन लगाया गया है यमुना से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है। डीडीए के डायरेक्टर प्लानिंग का आदेश की कॉपी है, जिसमें यह कहा गया है कि ओजोन गाँव के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। गांव की जो आबादी है, चाहे वो लाल डोरा वाली आबादी है, चाहे एक्सटेंडेड लाल डोरा है, चाहे वो फिरनी वाली आबादी है, उस पर ओजोन अप्लाई नहीं करता। वो रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग उस एरिया के अंदर अपने मकानों की रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। चाहे वो गांव हो, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा। कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हम ओजोन में जितनी भी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं, कृपया जब तक अंतिम फैसला आता है तो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। दिल्ली में फिर चला है बुलडोजर। जी हाँ, आपको बता दें कि छतरपुर इलाके में 100 फुटा रोड पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल पर एमसीडी की ओर से कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। मॉल ध्वस्त किया गया है, जो कि बिना नक्शा पास कराया गया था और बनाया जा रहा था। पहले भी विभाग की तरफ से इसे नोटिस दिया गया। नोटिस के बावजूद निर्माण जारी था और इसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, सख्त संदेश दिल्ली सरकार का है कि अगर किसी भी तरह का निर्माण बिना परमिशन के, बिना तय मानकों के किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप तस्वीर जो देख पा रहे हैं छतरपुर के 100 फुटा रोड की है, जहां देखिए किस तरह से जो मॉल का निरीक्षण जो निर्माण किया जा रहा था, अवैध रूप से किया जा रहा था। यहाँ पर जो बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो एनओसीज थी और तय मानक थे, उनका पालन नहीं किया गया था और इसीलिए अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को किस तरह से गिराया गया है, किस तरह से पीला पंजा चलाया गया है, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए हुए मॉल बनाया जा रहा था और ये देखिए कार्रवाई की गई है।
दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में प्रशासन ने इलाके में जो कार्रवाई की, इसके बाद हलचल मच गई। एसडीएम आदर्श नगर कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिसों को भवन मालिकों और कब्जा धारकों को 3 दिनों के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और BNS 2023 की धारा 152 का हवाला देते हुए कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कई परिसरों में फायर सेफ्टी और अन्य अनिवार्य अनुमतियों से जुड़े हुए दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित लोगों से वैध फायर NOC, स्वीकृत भवन और नक्शा और अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। साथ ही साथ स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि तय समय पर अगर जवाब नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालवीय नगर का जो हादसा हुआ उसके बाद में दिल्ली सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजीराबाद इलाके में जहां बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, मतलब जो हाइट अनलिमिटेड है, उस पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी जो दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है ग्राउंड +4 तक तो बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब 17 मीटर कुछ हाइट होती है, लेकिन आप देख सकते हैं 6 मंजिला इमारत यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें अब SDM की तरफ से सीलिंग का नोटिस यहाँ चिपका दिया गया था। हालांकि 2 से 3 दिन के बाद में अगर खुद ऊपर वाली इमारतें नहीं हटाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का पिला पंजा चल सकता है। आपको बता दें, एक तरफ तो वजीराबाद, संगम विहार, जगदोरा जैसे इलाके में ओजोन के लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर अब ग्राउंड +4 को लेकर अब एक नया नियम बना दिया गया है, जहां पर अवैध इमारतें या फिर इमारतों की हाइट ज्यादा ऊंची है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। इधर IAS अधिकारी SS यादव, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के CEO बने हैं, सज्जन सिंह यादव को जल बोर्ड की कमान मिली है। आपको बता दें कि सर्विस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। कौशल राज शर्मा की जगह CEO का पद संभालेंगे। कौशल राज शर्मा को LG सचिवालय में जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 1995 बैच के एडमिट कैडर के अधिकारी हैं SS यादव। पहले भी दिल्ली में कई अहम पदों पर तैनात रह चुके हैं और इसी के साथ साथ अब ये उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के CEO बनाए गए हैं SS यादव। 1995 बैच के एडमिट कैडर के IAS अधिकारी हैं। कई अहम पदों पर अब तक उनकी तैनाती दिल्ली में रह चुकी है और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने LG तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राजधानी के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा और नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 25 मिनट तक चली इस बैठक में दिल्ली के विकास और जन कल्याण को लेकर कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का प्रशासनिक अनुभव और दूरदर्शी सोच दिल्ली के विकास और सुशासन को नई दिशा देने में सहायक साबित होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन से राजधानी में जनहित से जुड़े हुए कार्यों को मजबूती मिलेगी। बैठक में हाल ही के दिनों में सामने आई घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ नागरिकों को सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर जागरूक करने के उपायों पर भी विचार किया गया है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय एक बार फिर से बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। आर्ट फैकल्टी की लाइब्रेरी में पिछले करीब 2 महीने से पीने के पानी की व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में छात्र लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठे होकर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में सैकड़ों विद्यार्थी रोजाना पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन पानी न मिलने की वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाए। स्टूडेंट्स को दिक्कत सर 2-3 महीनों से तपती गर्मी में स्टूडेंट्स को पानी नहीं मिल रहा, तब स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती। कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती, सारे स्टूडेंट हमारे साथ है। अरे हम क्या बाहर के हैं क्या? हम स्टूडेंट नहीं दिख रहे आपको? ये स्टूडेंट नहीं है। हम क्या बाहर से हम आतंकवादी दिख रहे हैं आपको? यूनिवर्सिटी में हम आतंकवादी है?
हम स्टूडेंट हैं, हमको प्रॉब्लम हो रही, सभी को प्रॉब्लम हो रही। लिखित में शिकायत दी है, मेरे पास रिसीविंग है, DSW को दी है, इंजीनियरिंग में दी है, अंदर जो लाइब्रेरी है उसको दी है, सबको दी है, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम कल सुबह से यहाँ बैठे और अधिकारी से हम जब भी बात करते हैं तो एक अहंकार दिखाई देता है कि आप लोग किसी और उद्देश्य से बैठे। हम लोगों का क्या उद्देश्य हो सकता है, और हम बस ये चाहते हैं कि वाटर फिल्टर्स समय पे ठीक हो, पानी मिले बच्चों को। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो अधिकार है हमारा। ये बेसिक चीज ही अगर पूरी नहीं हो रही है तो विश्वविद्यालय और क्या दे सकता है, जब पानी ही नहीं दे सकता। आर्ट फैकल्टी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में आरोप लगाया जा रहा है कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर पानी की किल्लत है। काफी समय से छात्र परेशान चले थे और आज भी गर्मी के चलते पानी की किल्लत थी और छात्र जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन काफी देर प्रोटेस्ट करने के बाद जो यूनिवर्सिटी के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके द्वारा छात्रों को बाहर निकाल लिया गया और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि हम अभी विश्वविद्यालय में अंदर जाना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार आरोप ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से छात्रों के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन पानी की किल्लत विश्वविद्यालय में है या नहीं ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से पानी की किल्लत जगह जगह देखने को मिल रही है। यदि विश्वविद्यालय में या लाइब्रेरी में पीने का पानी छात्रों को नहीं मिल पा रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी को दिल्ली की द्वारका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनके पति यशवीर साहू पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली सुनवाई तक यशवीर साहू न तो सपना चौधरी से मुलाकात कर सकेंगे और न ही किसी माध्यम से उनसे संपर्क कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें सपना के घर, कार्यस्थल और उनके आने वाली फिल्म मोमाको के प्रीमियर स्थल पर जाने से भी रोका गया है। सपना चौधरी अपनी याचिका में पति पर दुर्व्यवहार, उत्पीड़न का उनकी ओर से आरोप लगाया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना ससुराल छोड़कर नजफगढ़ में अपने माता पिता के घर में रहना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान सपना की ओर से शपथ पत्र में कई चोटों और ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र कोर्ट में किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने मामले की शुरुआती जांच में इसे गंभीर माना और यशवीर साहू को समन जारी कर आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने स्थानीय पुलिस और प्रोटेक्शन ऑफिसर को सपना चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। जीके एनक्लेव में 4 मंजिला मकान की चौथी मंजिल पर अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। परिवार के मुताबिक जैसे ही एसी ऑन किया गया उसके कुछ ही देर बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। परिवार ने शुरुआती तौर पर आग बुझाने की कोशिश की, वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फायर एक्सटिंग्विशर थे बड़े, अभी हमने खरीदे थे घर के अंदर, आपने सेफ्टी के तौर पर थे, तो हमने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर इतनी ज़्यादा फैली एकदम कि वो उससे बुझ नहीं पाए। फायर एक्सटिंग्विशर तो सारे चल गए लेकिन वो उससे बुझी नहीं और फिर फायर फैलती गई। फिर हम लोग गेट से बाहर निकल के नीचे आ गए। हमने लिफ्ट वगैरह भी सब बंद कर दी। तो आग जैसे ही आपने एसी ऑन किया, जैसा कि आपने जिक्र किया, तुरंत वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। फौरन ऑन करते तो मैंने फौरन मेन बंद किया, ऑन किया एसी, तभी फायर हुई। देखा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए, नहीं डाउज हुआ तो दे हैव केम आउट। फिर वो देखा कि बड़ी रैपिडली बढ़ रही है, तब हमने कहा नीचे भागो। आपने बुझाने की कोशिश की थी? पूरी मैंने बताया 3 फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास थे, हमने तीनों चलाए लेकिन उससे आग नहीं बुझी। जब हमको लगा कि आग बहुत फैल रही है फिर हम लोग बाहर आ गए।
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो तस्वीरें दिखा देते हैं सुबह के समय दरअसल 11 बजे के आसपास जो है अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ग्रेटर कैलाश D24 है, इसी की 4th फ्लोर पर जो है अचानक से आग लगती है। 11 बजे के आसपास जब AC का जो स्विच है वो ऑन किया जाता है तो अचानक से जो शॉर्ट सर्किट है वो हो जाता है और अचानक से जो आग है वो फैल जाती है। लेकिन जो परिवार था अंदर वो कोशिश करता है आग बुझाने की, लेकिन तेज़ी से आग इस तरह से फैलती है कि वो आग बुझ नहीं पाती है। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को ऑफिस कॉल की जाती है। देख लीजिए जो कांच के टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल 4th फ्लोर पे जो विंडो है, जो खिड़की थी, वहाँ पर जो आग उसी के पास लगी हुई थी, वो अचानक से टूट कर जो कांच है वो नीचे गिर जाता है। कोशिश ज़रूर की गई परिवार ने कि किसी भी तरह आग पर काबू पा ले, लेकिन शॉर्ट सर्किट इतनी तेज़ी से हुआ और जो आग है वो लगातार जो है फैलने लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कॉल किया गया और जिसके बाद 2 फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ। समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।